याद रहता है आपको उस समय कि उस समय बस देश दिखता है, तिरंगा दिखता है और हमने चोटी पे फतेह कर लिया, ये दिखता है कि एलएलबी वकील नहीं बन पाए तो पुलिस बन गए, ऐसा है क्या? नहीं, एलएलबी मैंने पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद मैं पूरा फिजिकली फिट हो जाऊंगी तो उसके बाद मेरा अगला यूरोप और अफ्रीका का मेरा नेक्स्ट टारगेट। टारगेट। आपके मन में ऐसा कभी नहीं आया कि मैं भी चूड़ी पहन के कहीं जाऊं और रोटी सेकूं, ऐसा? नहीं, एक्चुअली हम महिलाएं हैं तो हम इस चीज से तो हम कितना भी ऊपर उठ जाएं, लेकिन हमको रहना जमीन में ही है। कि आपने कोई सपना देखा है या आप उसे पूरा करने में हिचकिचा रहे हैं या कोई कठिनाइयां आ रही, तो सपने होते ही हैं जिनमें कठिनाइयां आती हैं। लेकिन गेस्ट टॉक के गेस्ट हैं वर्षा पटेल, जो कि एक बहुत पहले से लगभग 14 साल पहले पुलिस का जॉब उनको मिल गया था, पुलिस की नौकरी में थी और उस समय उन्होंने नौकरी ज्वाइन की जब माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल तक जाने में दिक्कत करते थे कि स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, बस हो गई आपकी पढ़ाई। तब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की और लगभग कई चोटियाँ, खुद की चोटी छोड़ के कई चोटियाँ चढ़ रही हैं वो। तो ये कि नारी घर में चूड़ियाँ पहन के खाना बनाने वाली कैसे इतना सब कुछ कर सकती है, आइए हम जानते हैं वर्षा पटेल जी से, क्योंकि ये संस्कार धानी का जो संस्कार है उनके में कूट कूट कर भरा हुआ है। कैसे ये सब कर पाती है, नौकरी कैसे कर पाती हैं, ऐसा कितना समय निकालती हैं, तो आइए हम उनसे वर्षा जी से मुलाकात करते हैं। गेस्ट टॉक के आज हमारे गेस्ट हैं वर्षा पटेल जी। तो वर्षा पटेल जी, आपका स्वागत है गेस्ट टॉक शो। जबलपुर में ही जन्म लिए हैं की और पढ़ाई करते करते ही आपकी शायद नौकरी लग गई और विभिन्न प्रकार के आपने अवार्ड हासिल किए, जैसे सिल्वर मेडल, और कमी नहीं है उनकी। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे आप स्वयं कुछ बताएं। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मेरा जन्म जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र में हुआ है। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा गढ़ा क्षेत्र के ही हमारे शासकीय स्कूल रानी द्रौपदी स्कूल से की है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया? हाँ, सरकारी स्कूल जो रानी द्रौपदी स्कूल है गंगानगर में, वहाँ से मैंने 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की है। उसके साथ ही मैंने बेसबॉल खेल में मेरे 11 नेशनल हैं। मैं स्टेट और नेशनल लेवल की खिलाड़ी हूँ। पढ़ाई करने के बाद, स्कूली शिक्षा के बाद मैंने माता गुजरी कॉलेज से स्नातक शिक्षा ग्रहण की है और उसी के साथ साथ ही मैंने एनसीसी किया है, जिसमें एनसीसी में मैंने थल सेना कैंप अटेंड किया, जिसमें मेरा दिल्ली में सिल्वर मेडल है। ये कब की बात होगी जब आपने सिल्वर मेडल? ये 2010-2011 में मैंने एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट किया है। जो सी सर्टिफिकेट के दौरान थल सेना कैंप होता है, टीएससी बोलते हैं जिसको, दिल्ली में मैंने कैंप अटेंड करके उसमें मेरा सिल्वर मेडल है जी। इसके साथ ही साथ मेरी कॉलेज की पढ़ाई चल ही रही थी। उसी दौरान मेरा सिलेक्शन मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक के पद पर हुआ, जिसमें मैं अभी पिछले 14 वर्षों से कार्यरत हूँ। तो ये 14 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं, मतलब तो अभी आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र अभी 34 है। 34 जी। ये होती है प्रैक्टिस का नतीजा। देखिए, लगी नहीं रही 34, 14 वर्ष की नौकरी, लग रहा 14, 2-4 साल हो जो 18 साल की लग रही है, 20 साल की। तो दोस्तों, ये होता है जो हम कहते हैं ना, लोग योग करिए, पैदल चलिए, कुछ ना हो तो सुबह शाम व्यायाम कीजिए, उससे आपकी एक फिटनेस बनी रहती है और जो निरोगी काया होती है वो आप सामने देख सकते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में मेरा भाई है, मेरी बहनें हैं और माता पिता हैं। को रोका टोकी नहीं किए कि भाई कॉलेज नहीं जाना है, ये खेलना नहीं है, कहाँ जा रहे हो, ये इस टाइप से कुछ? एक्चुअली मैं मेरे खानदान की पहली लड़की हूँ जो पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हूँ और अभी भी ना पहले ना अभी बाद में मेरे अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। मतलब लड़कियों में भी और लड़कों में भी? अच्छा, मतलब चाहे मेल फीमेल आपके खानदान में कोई नहीं है? नहीं, मैं पहली ही हूँ। तो सबसे पहले तो जब मैं बेसबॉल खेल रही थी, उस टाइम एक्चुअली बेसबॉल मैं स्कूल में खेलती थी। तो जैसे अधिकांश देखा जाता है परिवार में रोका टोकी होती है, जी। आपके परिवार में ऐसी कोई किसी ने रोका टोका नहीं कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको ये खेल नहीं खेलना चाहिए, लड़की हो? खानदान में जब आप बता रहे पहला ऐसा कोई शख्स है और वो भी फीमेल, मतलब लड़कों को तो आदमी कहता है उतनी दूर कहाँ जा रहा है, और आप एक लड़की कहते ना कि भाई ये चौखट होती है लड़की, उसके बाहर नहीं जा सकती। और आज से 15 साल पहले बहुत, जो आज मॉडर्न हो गया, बहुत फर्क था उसमें, पिछड़ा था जी।
तो ऐसा कुछ आपको पढ़ाई के दौरान ही जब मतलब मैंने बेसबॉल खेलना जब स्टार्ट किया जी, तो बेसबॉल चूंकि हमारे क्लास में मतलब स्कूल में ही एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता था रानी दुर्गावती में, तो मैं स्पोर्ट्स के पीरियड में ही बेसबॉल खेला करती थी कॉलेज में, स्कूल में। अच्छा, रानी दुर्गावती स्कूल में जी। तो उस टाइम क्या होता था कि स्कूल में खेल के घर आ जाते थे तो अलग से जाना नहीं पड़ता था खेलने जी। तो उस टाइम मैं चोरी से खेलती थी, मेरे घर में पता नहीं था कि मैं स्कूल में परमिशन ही नहीं थी जी, हमें जी। स्पोर्ट्स वगैरह खेलने की। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन स्कूल लेवल से ही जब मेरा स्टेट में सिलेक्शन हो गया जी, तब मैंने अपने पिताजी से जाने के लिए पूछा था बाहर, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो वो तो बहुत खुश होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली अब मैं अपने चूंकि खानदान की पहली लड़की थी जो बेसबॉल खेलती थी, किसी स्पोर्ट्स के लिए जी, मतलब घर से बाहर जाना था। उस टाइम माँ बाप भी बहुत डरते थे बच्चियों को बाहर भेजने के लिए, जी, तो जी। कहीं ना कहीं एक कारण उनकी सिक्योरिटी को लेके था कि हम जी। कैसे भेज दें। तो मेरे जितने भी मेरे स्पोर्ट्स के मेरे कोच थे, सीनियर्स थे, जी। मेरे कलीग थे, जो भी प्लेयर थे साथ के, वो सब मेरे घर आए सुबह सुबह। अरे वाह, क्योंकि मेरे पिताजी ने मना कर दिया था तो मैं ग्राउंड पिताजी को मनाने आ गए सब। जी, सब लोग पिताजी को मनाने आ गए जी, कि आपकी बेटी इतना अच्छा खेलती है तो जी। उसे कृपया बाहर जाने दें। जी, तब उनके कन्वेंस में और मेरी बहनों का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे जी, आज जी। यहाँ पे होने से। जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे सपोर्ट करने के लिए, पापा को मनाने के लिए। तो मेरी बहनों ने और मेरे टीचर्स ने, मेरे स्पोर्ट टीचर ने, दोनों ने पापा को अच्छे से मनाया। जी। तब पापा ने मुझे एक भरोसा दे के पहली बार भेजा कि हम एक भरोसा करके तुमको पहली बार भेज रहे हैं। जी। तो उसका फिर ये आउटपुट था कि मेरे पापा ने उस टाइम जो मुझे घर से बाहर निकलने दिया, जी, आज की डेट है मुझे बेसबॉल ही ज्वाइन किए कम से कम 20 साल हो गया है। जी। 20 सालों से आज तक उन्होंने कभी मुझे कहीं जाने के लिए नहीं रोका। अच्छा, मतलब कहा जाता था सीता ने जो वो रेखा होती है, जी। वो रेखा जो हमने क्रॉस की, तो उसका कभी हमने हमारे माँ बाप को, पेरेंट्स को कभी उसका दुष्परिणाम भी नहीं दिया। जी। हमेशा एक अच्छा आउटपुट दिया है कि जी। उन्होंने आज तक मुझे कभी भी किसी भी खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, बाहर जाने के लिए या फिर पुलिस विभाग में भर्ती होने के लिए उन्होंने फिर कभी मना नहीं किया। ये एक संदेश है हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, यदि आप कुछ अच्छा कर जाते हैं तो माँ बाप भी ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मन हैं, या माँ बाप भी आपका बुरा नहीं चाहते। सिर्फ जैसे वर्षा जी ने बताया कि एक सेफ्टी रहती है, उनके मन में चिंता रहती है कि हमारी बेटी कैसे जाएगी, कैसे आएगी, इसलिए वो मना करते हैं। लेकिन यदि मान लो आप कुछ अच्छा करते हो, एक विश्वास दिला दें एक बार कि मतलब मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, और आपको उसका जो जैसे इन्होंने बताया कोई ऐसा कोई कभी मौका नहीं दी, तो वो हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटा हो चाहे बेटी हो। और आज का तो जमाना है, बेटियां कंधे से कंधे मिलाकर, मैं तो कहता हूँ कि कंधे से भी ऊपर, लड़के नीचे रह गए। आजकल की लड़कियां बहुत सामने एक साक्षात है, 14 साल से नौकरी कर रही हैं, और अभी हम बताएंगे आगे कि इन्होंने और क्या क्या किया है। वर्षा जी, जैसे आपके परिवार में बताया 4 लोग हैं, भाई बहन है, ऐसा कभी आपके मन में आया कि जिद कहते हैं जिसको, जी जी, वैसे ही माना जाता है कि लड़कियां जिद्दी होती हैं, जी जी। तो ऐसा कुछ जिद तो मतलब कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी कर, अभी जो जनरेशन, जो समय चल रहा है जी, वो इतना आसान नहीं। हर फील्ड में कंपटीशन, बहुत बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जी, कोई भी चीज करने के लिए आसान नहीं है। जैसा कि मैंने अपनी जॉब के साथ साथ ही पर्वतारोहण जो मैंने चुना है वो मेरी खुद की जिद थी। जी, कोई भी माँ बाप नहीं बोलेंगे कि चूंकि पहाड़, मतलब वो भरोसा नहीं कर सकते आप जी, पहाड़ों पे जाकर, कब मौसम बदल जाए, जी, कब एवलांच की प्रॉब्लम आ जाए, कब बारिश हो जाए। जी, तो ये जो मेरा डिसीजन था ये खुद का था। इससे तो मेरे पेरेंट्स भी अचंभव थे कि ये कैसे एकदम से इनके मन में आ गया कि मुझे माउंटेनिंग करनी है। तो माउंटेनिंग का वो तो सीधी सी बात है, वो आपके गार्जियन ने, मैं भी पूछना चाहूंगा कि मतलब ये लाइन बिल्कुल अलग है। जी जी, कहाँ पढ़ाई, कहाँ बेसबॉल, और कहाँ परिवार में रहने वाले, और कहाँ कैसे पर्वत की ओर चढ़ गई? मुझे बचपन से ही नेचर से बहुत लगाव है, जी। पहाड़ों से, नदियों से, ये सब जी। मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं कहीं ना कहीं। जी, आप पहाड़ को देखेंगे तो वो इतने कठोर हैं, जी, जो मतलब मेरे दिमाग में जो चलता है वो इतने कठोर है। नदियां उतनी ही तरलता और सरलता से सरल है। बहती हैं, जी। तो ये कहीं ना कहीं हमको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, पहाड़ अगर अपना रुख बदल लें, पहाड़ लचीले हो जाएं तो हम उस पे नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल। नदियां कठोर नहीं हो सकती, अगर नदियां कठोर हो जाएं तो हमको पानी कहाँ से पानी मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं। जी, तो मुझे बचपन से ये बहुत पसंद थी। और मैंने 2014 में एक अरुणिमा करके जो हैं, जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है, इनके जो पैरों विकलांग में, है, जी, जो विकलांग है, जिनके पैर कट गए थे, जी, जी, ट्रेन से उनका एक्सीडेंट जी। हुआ था,
उनका मैंने वीडियो देखा था और मैं चूंकि उस टाइम भी पहाड़ चढ़ती थी, बट मैं ऐसी कोई बड़ी चोटियां नहीं चढ़ी थी मैंने उस टाइम जी। तो ऐसे घर के आसपास जो घर के आसपास मेरे पुलिस क्वार्टर के पीछे ही पहाड़ है जी, तो मैं डेली सुबह शाम वहां पे वैसे भी जाती थी, वॉकिंग के लिए मैं जाती थी मंदिर। मैंने 2022 में केदारनाथ की चढ़ाई की थी, 2019 में मैं अमरनाथ गई थी। तो मुझे ये ट्रैकिंग करना, हाइकिंग करना पहले से ही ये बहुत तो आप पसंद दर्शन था। के हिसाब से गए जी, होंगे? ये मैं दर्शन के हिसाब से जी। गई थी, लेकिन दर्शन तो आपको 16-17 किलोमीटर बाद पड़ते हैं, मिलते हैं भगवान के, लेकिन वो 16-17 किलोमीटर का जो रास्ता आपको चढ़ना होता है, उतरना होता है, वो काफी कठिनाई पूर्वक होता है। उससे कहीं ना कहीं मैं बहुत एक्सपायर होती थी कि एक्चुअली हम एक मैदानी इलाके से हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश का जो हमारा पूरा स्टेट है एक मैदानी इलाका है जी। बट जो पहाड़ी इलाके होते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सब पहाड़ी इलाके होते हैं। यहाँ ऐसे नॉर्मल रोडें नहीं होती हैं, मैदान नहीं होते हैं, तो ये मुझे काफी फैसिनेट करते थे। जब आप अमरनाथ गए थे तो क्या पहलगांव से गए थे या बालटाल से गए थे? हम बालटाल से गए थे। उस टाइम हमें इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, हम फर्स्ट बार ही गए थे, तो हमने दोनों रूट देखे और छुट्टियां भी काफी कम होती, इतनी छुट्टियां नहीं होती कि हम फिर पहलगांव का रास्ता अपनाएं, क्योंकि हमें जम्मू पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, फिर आने में 2 से 3 दिन, फिर वहां से आपको पहलगांव से अगर जाना है तो पहलगांव से जाने में 3 दिन, आने में 4 दिन। जी हाँ, तो 6 दिन वहां के हो गए। तो उसके कारण मैंने बालटाल का रास्ता चुना, लेकिन बालटाल का रास्ता भी इतना खतरनाक है क्योंकि वो सिंगल वे है जी, उसी से घोड़े जाएंगे, उसी से आपको चल के जाना है जी। तो मैं बालटाल के रास्ते से गई थी, वो शायद मेरा पहला ट्रैकिंग हाइकिंग था। जब आप वहाँ जा रही थी रास्ते से तो आपके मन में क्या थॉट आ रहा था कि आप दर्शन करने जा रहे हैं या मेरे को इससे बड़ी चोटी की चढ़ाई करना है तो प्रैक्टिस कर रही थी, क्या थॉट आ रहा था? एक्चुअली इसके पहले कभी भी हमने भगवान के मंदिर गए हैं, किसी भी देवी स्थान पे गए हुए हैं जी, तो इस तरीके की जटिलता और कठिनाइयों से नहीं गए हुए थे। वो पहला था मेरे लिए अमरनाथ का एक्सपीरियंस कि ऐसे भी पहाड़ होते हैं, ऐसे ऐसे कठिन रास्ते होते हैं और खतरनाक रास्ते होते हैं। उसके बाद आपको जो मतलब भगवान के दर्शन हुए, जब मुझे अमरनाथ में 16 किलोमीटर पैदल चलने के बाद इतनी नदियां आई, पहाड़ आए और तो बीच का रास्ता फूट गया था, पूरा बारिश हुई तो हमको फिर दूसरे रास्ते से वहां से लौटना पड़ा। उसके बाद जो वहां जाके दर्शन हुए हैं जी, दर्शन के बाद तो हम पूरा 16 किलोमीटर का रास्ता ही भूल गए कि हमने कितने खतरनाक कितना तय किया। वो एक अलग ही अनुभव था। एक्चुअली पहले मेरा यही था कि कोई भी चढ़ाई चढ़ने के लिए मैं मंदिर ही अपनाती थी, क्योंकि वहां जाके पूरी थकावट दूर हो जाती थी और आपको सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे हमारे भगवान रहे हैं, शिव भगवान जहाँ पे रहे हैं, वहां जाने का आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होता है। तो वहां से ही मुझे ये सब मेरे मन में आता गया कि क्यों ना फिर मैंने केदारनाथ किया। केदारनाथ के बाद मैंने चंद्रशिला, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर है, तुंगनाथ, वो किया मैंने पिछले 2023 में। तो ये तुंगनाथ आपने जो किए लगभग कितने समय में पूर्ण किया आपने? तुंगनाथ की चढ़ाई 4 से 5 घंटे की है जी। तो वो हमने तो कंटिन्यू कर ली थी बिना रुके, और वो हमने पूरा विंटर सीजन में किया था, जहाँ कम से कम कमर तक बर्फ होती है। अच्छा, उस टाइम तुंगनाथ मैंने अपने बर्थडे के दिन किया था, 15 मार्च 2023 को। अच्छा जी, मतलब आपने बर्थडे वहीं मनाया था? बर्थडे वहीं मनाया था, और उसके साथ ही मैंने उसी दिन मैंने बंजी जंपिंग की थी, जो सबसे हाइट की जंपिंग है ऋषिकेश में, जंपिंग हाइट करके वहां से मैंने छलांग लगाई। उसके बाद मैंने सीधे गाड़ी पकड़ी, चोपटा की जी, और तुंगनाथ भगवान के दर्शन किए, और फिर वापस जबलपुर। तो ये बहुत कठिन सफर है वर्षा जी का, कि अमरनाथ भी हो गया इनका, केदारनाथ भी हो गया, तुंगनाथ, मतलब लगभग सभी करते जा रहे हैं एक के बाद एक, और इतने कम समय नौकरी के साथ मैनेज करना बहुत कठिन होता है। तो जैसे ये आपने बताया करते, तो इसमें कोई नौकरी का आपका कोई समस्या नहीं जाती? नहीं, नौकरी तो ऐसा है कि आपको अपनी पर्सनल और व्यक्तिगत चीजों को किनारे रखना पड़ेगा जी, फिर नौकरी करनी पड़ेगी जी। तो ये जो मेरा शौक जो मेरे अंदर आया पहाड़ का, ये मेरा व्यक्तिगत था जी। तो व्यक्तिगत चीजों के लिए आपको पर्सनली खुद का समय निकालना पड़ता है जी। तो चूंकि पुलिस की नौकरी आपको पता है कि इसमें टाइमिंग ज्यादा होती है, आपके पास समय कम रहता है जी।
तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने 2024 में ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट पीक क्लाइंब की हूँ 2024 15 अगस्त को जी। उसके पहले मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता था प्रैक्टिस करने का। किसी भी पहाड़ में चढ़ने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि बस घर से उठे बैग उठाया और चले गए। तो ऐसा बड़े पहाड़ों में ऐसा नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मुझे आज भी याद है कि जब जाने के पहले कुछ ही दिन बचे थे और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता था। मैं रात को 11 बजे 12 बजे घर आती थी। उसके बाद मैं रात को 12 बजे प्रैक्टिस करती थी। मतलब 12 बजे मैं रात को रनिंग कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक मेरे जिम के मित्र क्या कहूँ, भाई जैसे हैं, तो मैंने उनसे टाई अप किया जी कि भैया मेरी मदद कीजिए, मुझे बाहर जाना है। घर के पास ही जिम है वो जी। तो उनसे मैंने बात करी कि मुझे बाहर जाना है और मेरे पास दिन में बिल्कुल समय नहीं है, सुबह भी समय नहीं है। सुबह समय होता था तो मैं सुबह भी जाती थी जी। और चूंकि दोनों टाइम प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था, तो फिर उन्होंने भी मेरा भरपूर सहयोग किया। मैं अगर उनको 12 बजे उनको फोन करके बोलती थी कि भैया मुझे जिम करना है, तो वो उतने बजे जिम खोल के मुझे दे देते थे। आप प्रैक्टिस कीजिए 1 बजे 2 बजे तक। मैं जितने बजे तक 2 घंटे 3 घंटे प्रैक्टिस करती थी। तो ऐसे समय पूरा होता है। कहीं ना कहीं हमें अपनी नींदों को कम करना पड़ता है, अपनी जरूरतों को कम करना पड़ता है। अगर कोई दूसरा आपने शौक पाल लिया है तो। जिम वाले भाई ने आपकी बहुत मदद की। गेस्ट टॉक शो के पूरी परिवार की ओर से उन जिम वाले भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी बहन को आज चोटी पे चढ़ने के लिए आपने तैयार कर दिया। ये तो क्या है, सौभाग्य की बात होती है कि ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। और जब हमारे में क्षमता हो कुछ कर गुजरने की, तो हम कई सीढ़ियों को चढ़ के और ऊपर निकल जाते हैं। तब नहीं देखते कि हम कहाँ पे क्या हो रहा है, बस घोड़े की तरह हमको लक्ष्य देखना होता है। और जो कि वर्षा जी ऐसा लग रहा है कि घोड़े की तरह ही बिल्कुल लगी हुई है, दाएं बाएं नहीं देखना मेरे को। तो वर्षा जी, जैसे ये नौकरी में आपको छुट्टी लेके जाना पड़ता होगा जी, या सरकार से कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं, सरकार से कोई, मतलब आपको चूंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको सरकार से अपने विभाग से परमिशन लेना पड़ता है जी। कि आपको इस खेल हेतु, चूंकि नॉर्मल जो स्पोर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं जी। लेकिन पर्वतारोहण एक जोखिम भरा और एक साहसिक खेलों में आता है। तो इसके लिए आपको पहले अपने विभाग से परमिशन लेनी होगी। परमिशन के आधार पे ही फिर आप आगे की रूपरेखा रख सकते हैं। और जो भी जितने भी दिन का समय बाहर जाने का होता है, ये आपको अपनी पर्सनल छुट्टियों में ही निकालना पड़ता है। फिर उसकी आपकी पेमेंट कटती होगी? अच्छा, वो छुट्टियों के ऊपर रहता है। अगर स्पेशल लीव है तो उसकी पेमेंट, हाँ, जैसे मान लो आपकी लीव की थोड़ा बहुत कटती है जी। तो जैसा आपने बताया बहुत खतरनाक है जी। तो जैसे आपके परिवार के लोग, जैसे आप जब जाते होंगे कि मैं अब जा रही हूँ इस पर्वत को फतेह करने, तो आपके परिवार का क्या माहौल होता है? परिवार का देखिए ऐसा है कि कोई भी फैमिली हो, पहाड़ों का जो न्यूज टीवियों में सब लोग देखते रहते हैं कि कितने खतरनाक होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो डर होता ही है सभी को। लेकिन सबको कहीं ना कहीं ये पता है कि ये नहीं रुकने वाली जी। तो उस टाइम वो चीजें नहीं दिखाते हैं कि मत जाओ या फिर इतना डर है। वो ये ना दिखा के मोटिवेट करते हैं कि ठीक है जाओ, आप अच्छे से जाइए, ध्यान रखिए अपना, सबको पता है सबको पता है मेरी बेटी जिद्दी है और जाके रहेगी। नहीं होगा तो सारे कोच, जितने कोच हैं वो आ जाएंगे मनाने। तो वो भी कहते हैं ठीक है वर्षा जी, आप जाइए जहां आपको जाना है, फतेह करके आइए। और ये अच्छी बात है, क्योंकि आप जो आपका बॉडी लैंग्वेज है, भगवान ने शायद बनाया है कि आप उसी के लिए बने हुए हैं, आप वही कर सकते हैं। तो अच्छी बात है। जैसे कि आपने बताया कि वहाँ पे बहुत खतरनाक होता है, तो उसकी कुछ व्यवस्थाएं पहले से करनी होती होगी? व्यवस्थाएं एक्चुअली हमारे साथ गाइड होते हैं, लोकल गाइड भी होते हैं और हमारे इंडियन गाइड भी होते हैं जी। लोकल गाइड को ज्यादा अनुभव, ज्यादा चीजें पता होती है, क्योंकि वो आए दिन उस चीज में, उस बर्फ में, उस पहाड़ में ट्रेवल करते रहते हैं जी। और कुछ जो टेक्निकल पहाड़ होते हैं उसमें रोप की मदद ली जाती है। कैरावानियर से खुद को फंसा के रोप के सहारे चढ़ा जाता है, क्योंकि बर्फ एक ऐसी चीज है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितनी अंदर तक बर्फ है, आप कितने अंदर तक धसक भी सकता है, धसक भी सकता है और या फिर उसमें जो बीच में गड्ढे होते हैं, अगर कोई न्यू स्नोफॉल हुआ है वहां पे, तो वो गड्ढे बर्फ से ढक जाते हैं। फिर आपको नहीं पता कि आपका अगला कदम कहाँ रखने वाला है। तो उन सब चीजों की पहले से तैयारी की जाती है, ट्रेनिंग ली जाती है। तो
तभी ये सब काम किए जाते हैं। वहाँ पे सब दवा ववा की जो सब व्यवस्थाएं होती होंगी कुछ? सब, हाँ, मेडिसिन की तो खैर खुद को ले जाना पड़ता है या कोई ऐसी टीम रहती है उन लोगों की? नहीं, कुछ जगह तो आपको खुद ही करना पड़ता है, जैसे जी। लोकल वाली जगह, जैसे लोकल हमारे माउंटेन वगैरह है, जी इंडिया में लोकल की बात जी कर रही जी। हूँ। और जैसे आप बाहर भी जाते हैं, अगर जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में किया जी जी, तो वहाँ पे परमिशन लेना होता होगा? हाँ, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। फिर जी। वहाँ का जो लोकल, एक्चुअली जितने भी हमारे माउंटेन है वो किसी न किसी पार्क के अंदर ही आते हैं, नेशनल पार्क के जी। अंदर है, तो उसकी पूरी मेंटेनेंस होता है वो उस नेशनल पार्क की टीम के द्वारा किया जाता है। जी तो जब गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी, फिर वो नेशनल पार्क की जो टीम होती है, गाइड होते हैं, वो सब वहाँ से अलॉटेड होते हैं। जी। फिर वो बाकी उनका काम होता है कि ले जाना और लाना। ये परमिशन आसानी से मिल जाती है? नहीं, आसानी से तो नहीं मिलती है जी, जी। परमिशन, क्योंकि अब हर किसी को तो वो परमिशन भी नहीं दे सकते। तो उसके लिए प्रॉपर जो हमारे गाइड होते हैं वो पहले हमारा सिलेक्शन करेंगे कि हम जा सकते हैं कि नहीं, हमने इससे पहले कितने पहाड़ चढ़े हैं, हम पे जी। कितना स्टेमिना है, जी जी और हमने कितने ट्रैकिंग की है, कितने पहाड़ चढ़े हैं पहले, जी। उसके आधार पे वो हमको परमिशन देते हैं, फिर वो परमिशन देते हैं। अच्छा अच्छा। तो जैसे कोई भी पहाड़ को चढ़ना हो तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है किसी भी पहाड़ में चढ़ने के लिए? हाँ, मतलब सबसे पहले तो आपको फिजिकल बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा पहाड़ों के लिए। जी मतलब कि ग्राउंड में रनिंग करना अलग होता है, पहाड़ों में चढ़ना अलग होता है। जी। मतलब आप किसी भी एक ग्राउंड में अगर 10 राउंड मारने की क्षमता है, कंटिन्यू रनिंग करना 400 या 500 मीटर का अगर ग्राउंड है, और उतनी रनिंग अगर आपको पहाड़ करना है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो 10 राउंड 50 राउंड के बराबर लगेंगे। तो आपको सबसे पहले फिजिकल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है पहाड़ों पे। जी। फिजिकल जितना जरूरी है, फिर उससे कहीं ना कहीं उससे ज्यादा मेंटली आपको प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। तो किसी भी पहाड़ को चढ़ने की सबसे बड़ी, सबसे फर्स्ट सीढ़ी है फिजिकल हेल्थ। मध्य प्रदेश शासन की जो पुलिस सेवा दे रहे हैं, किस पद पर हैं आप? मैं अभी कांस्टेबल के पद पर हूँ मध्य प्रदेश पुलिस में, जबलपुर के गढ़ा ट्रैफिक में पोस्टेड हूँ। ट्रैफिक पुलिस में? जी जी। तो आप तो बहुत गाड़ियां रोकते होंगे? अब हमारा काम ही, हमारी ड्यूटी है लोगों को उनकी लाइफ बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि वो हेलमेट लगाएं जी, वो 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट पहने और यातायात के नियमों का पालन करें। तो ये लगभग लोग तो मानते नहीं, मैं भी नहीं जाता हेलमेट लगा के कई बार। तो मेरी आपसे गुजारिश है, विनम्र निवेदन है, कृपया 2 व्हीलर में हेलमेट जरूर पहने, और 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। दोस्तों, मैंने बोला लेकिन मैं लगा के जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ही में थाना है और पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। बात पुलिस की नहीं है, पुलिस से डर के हेलमेट नहीं लगाना है, हेलमेट हमारे जीवन के लिए लगाना है। पुलिस का डर यदि आपको है कि पुलिस वाले आ गए और हेलमेट लगा लो, तो उससे बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो ही नहीं सकती दुनिया में। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ जी, हेलमेट के लिए सबसे ज्यादा इसीलिए आप लोगों को पुश किया जाता है, हेलमेट इसीलिए लगाइए क्योंकि शरीर के किसी अन्य हिस्से में, सिर की बजाय किसी अन्य हिस्से में चोट आएगी, हाथ में आएगी, पैर में आएगी, अदरवाइज कहीं भी आएगी, वो चोटें ठीक हो जाएंगी, हड्डियां टूटेंगी, वो जुड़ जाएंगी। लेकिन सिर हमारा एक ऐसी सेंसिटिव चीज है, सिर में अगर कहीं कोई गंभीर चोट आ गई तो उसका इलाज आप सभी को भी पता है कि कितना मुश्किल होता है, और जरूरी भी नहीं कि इंसान बचेगा। तो अगर आप हेलमेट लगा रहे हैं, अगर आपका सिर सुरक्षित है तो आपकी बॉडी सुरक्षित है। बहुत अच्छा संदेश दिया वर्षा जी ने। सीधी सी बात यह है कि यदि हमारा सिर बचा है तो हम हाथ पैर ऑपरेशन करवा सकते हैं, और अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं जिसको हम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन यदि सर में कोई ऐसी चोट लग गई कि हम विकलांग हो गए तो जीवन भर बिस्तर पे पड़े रहना या उससे मौत भी हो सकती है। तो पुलिस से डर के हेलमेट नहीं लगाना है, डर के लगाना अपने जीवन से कि हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, जैसे हम सुरक्षित घर से निकले हैं उसी तरह सुरक्षित घर पहुंचे। ये हमारे कांस्टेबल जी ने भी बताया, और मैं भी ये चाहता हूं कि आप सब इसको पालन करें। पैसे से भी बचेंगे आपके, कोई पुलिस वाला रोक लेगा, चालान कट जाएगा, तो चालान भी नहीं कटेगा आपका। तो दोनों चीज, जेब भी सुरक्षित और तन भी सुरक्षित। माउंटिंग करना या इस टाइप की जो प्ले में अधिक से अधिक करके भाई मेरे को ये जीतना वो जीतना, ये तो लगभग लोग ये सोचते हैं कि अच्छा यदि मैं प्लेयर बन जाऊंगा तो मेरी नौकरी लग जाएगी। जी। तो आपकी तो पहले से शायद नौकरी थी? जी जी, मेरी नौकरी पहले से थी। मेरा माउंटेन का शौक
किसी नौकरी को पाने के लिए तो बिल्कुल नहीं था जी। क्योंकि मेरा शौक था। मुझे माउंटेन, पहाड़, हमारे नदियाँ बहुत प्रभावित करती हैं। मुझे जी। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी। पहाड़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो, नदियों से बहुत कुछ सीखने को, और नेचर सबसे बढ़िया। नेचर ऐसी चीज है जो हमें भगवान ने दिया है, नेचर बिल्कुल, ने दिया है, किसी बिल्कुल। ने बनाया नहीं है बनाया पहाड़ों नहीं। को, जी। नदियों को किसी ने बनाया नहीं है। जी। तो वहां जाना मुझे अच्छा लगता है। मतलब आपके मन को, किसी को समुद्र पसंद होते हैं, किसी को मैदान पसंद जिससे होते हैं। आपका लगाव लग जाए वही उसी को प्रेम कहते हैं। जैसे इन्होंने पहाड़ से, कोई जरूरी नहीं कि ये पहाड़ पर चढ़ रही हैं तो ये सिर्फ एक टहलने के लिए, उन्होंने उसको एहसास किया और आज जाके कहाँ से कहाँ पहुंच गई, क्योंकि वो एहसास जो था इन्होंने अपने दिल पे लिया और उसको पूरा करने की इन्होंने पूरी कोशिश की। और सभी की जो दुआएं थी, परिवार का साथ था, तारीफ़े काबिल था। और हम सभी ये चाहते हैं कि ये और अभी ऑस्ट्रेलिया से, फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद कहाँ गए थे आप? ऑस्ट्रेलिया के बाद तो मैंने अभी हमारे जो हिमाचल में तो मतलब कुछ पहाड़ हैं जी। 15,000 16,000 की फीट में, जी। अभी उनको मैंने किया है। एक पतालसू पीक है हिमाचल में, 15,000 फीट चढ़ना रहता है। 15,000 से ऊपर, हाँ जी। और उसके बाद शेतीधार पीक है, उसमें मैंने अभी किया है समिट 21 जून को। जी। अभी 2025। जी, अभी लेटेस्ट। शायद मैंने गेस्ट टॉक शो के लिए इनको इनवाइट करने के लिए फोन लगाया था, तो इन्होंने बोला था शायद कि मैं कहीं बाहर हूँ। जी जी। तो शायद वही पहाड़ी जी जी, वहीं पर। जी। तो वो 15,000 फीट हाइट, 15,700 हाइट। जी। तो वहाँ पे भी बर्फ होती है? सब पूरी बर्फ होती है, टोटल बर्फ होती है, बट एक जो प्रॉपर एक हाइट होती है कि हम पहाड़ों की जो रिस्पेक्ट करते हैं उसके साथ हम पहाड़ों की पूजा भी करते हैं। जी। मतलब पहाड़, अगर आप, सीधी सी बात है, आप किसी चीज की रिस्पेक्ट करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो हम जो पहाड़ का पूरा टॉप मतलब सर जी। तो हम उनके सर पे नहीं चढ़ते हैं, सर पे नहीं चढ़ने की कोशिश करते हैं कभी भी। जी। थोड़ा नीचे रहते हैं। अच्छा। थोड़ा सा 100 मीटर, जैसे 15,700 है तो 100-200 मीटर पहले। हाँ, 15,700 हम गए हैं। अच्छा, उससे भी ज्यादा है। जी जी। तो हम, मतलब हमको ट्रेनिंग में भी सिखाया गया है ये कि जैसे मैंने इसकी माउंटेनिंग की ट्रेनिंग भी की है मनाली में अभी मार्च में जी। तो वहीं से हमको ये सिखाया गया है कि आप जब तक आप पहाड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, पहाड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, तो आपको वहां से सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये चीज भी हमको सिखाई गई है कि कभी भी किसी भी चोटी तक अगर आप पहुंच गए हैं तो उसे थोड़ा नीचे रह के आप झंडा फहरा सकते हैं हमारे देश का। जी जी। थोड़ा रह के आप उसको फतेह कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उनको भगवान माना है, हमने उनकी रिस्पेक्ट करना चाहा है, तो उनकी रिस्पेक्ट उनके सिर पे चढ़ के ना करें, थोड़ा। सही बात है। पिता के कंधे पे बैठ सकते हो, सर पे नहीं चढ़ सकते। कंधे पे आप बैठ के कुछ भी कर सकते हो, गाना भी गुनगुनाओ, लेकिन सर पे बैठ के नहीं। ट्यूशन वगैरह को बहुत लेके जाते हैं और बहुत व्यवस्थाओं के साथ जाते हैं। तो ये कैसे मैनेज होता है? ये ऐसे मैनेज होता है, एक तो पहला तो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है जी। कुछ पहाड़ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ऐसी जगह होती हैं, कुछ ऐसी ऊंचाइयां होती हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है जी। वहाँ तो ऑक्सीजन की सभी को जरूरत होती है जी। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ ऑक्सीजन होती है लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ऑक्सीजन नहीं ले पाती है। तो ऐसी जगह में आपको सिलेंडर कैरी करने होते हैं। जब हर व्यक्ति को अपनी क्षमता पता होती है कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कब सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी, कब सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ जगह पे इंसान पहले से ही कैरी करके चलता है कि भाई मुझे आगे जरूरत पड़ सकती है। जैसे एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, कंचनजंगा है, ऐसे कुछ बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ पे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन कुछ पहाड़ हैं जहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को उसकी फिजिकल हेल्थ के अनुसार जरूरत पड़ सकती है, लेकर के जाना ही पड़ता। हाँ, तो जरूरी नहीं है। अगर उसको लगता है, जैसे कुछ पहाड़ है, जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगा था कि मुझे जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो आप लेकर ही नहीं गए? नहीं, वहाँ मुझे मतलब हमारे गाइड कैरी करते हैं। उनका ये रहता कि टीम है, मान लो 6 लोगों की, 5 लोगों की, उस टीम में अगर किसी को जरूरत पड़ जाए तो वो उसको अवेलेबल कराते हैं जी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में स्ट्रेंथ है कि आप 14,000 15,000 का पहाड़ नॉर्मल चढ़ सकते हैं और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर आप उसको ना करें, फिर वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो ये तो बहुत, आपका जो शौक है बहुत महंगा कहना चाहिए, महंगा है। तो ये आप पर्सनल बहन करते हैं या कुछ संस्थाएं हैं या गवर्नमेंट कुछ मदद करती है? नहीं,
अभी तक मैंने जितना भी जो भी पहाड़ों में चोटियां जो भी फतेह की हैं, उसमें मेरा खुद की सेविंग ही यूज की है मैंने अभी तक, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ, तो मैंने अभी तक किसी भी संस्था की मदद नहीं ली है। संस्थाएं होती हैं ऐसी मदद करने के लिए? मदद करने के लिए होती हैं, बनी हुई है संस्था, बट अभी तक मैंने मदद नहीं ली है जी। अब आगे, क्योंकि ये फील्ड ही बहुत ही कहते हैं महंगा शौक है जी। तो आगे जरूरत बिल्कुल पड़ सकती है, तो आगे फिर मेरा विभाग मुझे जैसी अनुमति दे वैसा होगा। कहते हैं एक बार ये पहाड़ों वाला शौक करके तो देखो पता चल जाएगा। सही बात है, बहुत महंगा शौक है लेकिन बहुत अच्छा शौक। लेकिन जो इनका है ये इनके हिसाब से ठीक है, और जो मेरा है मेरे हिसाब से ठीक है कि आप घूम के आ जाओ, मैं तो आपका पॉडकास्ट बना दूंगा और मैं वहां नहीं जा सकता। एक शौक का ये भी है ना भैया कि आप एक पहाड़ में चढ़ के आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। कि जैसे ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं कंगारुओं की धरती जी। जब हमारा क्रिकेट होता है तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का कितना ज्यादा इतना तीखी नोक जैसा देखी जाती है जी। ऑस्ट्रेलिया में जाके आप हमारे भारत देश का झंडा फहराना, वो भी हमारे मतलब देश की स्वतंत्रता वाले दिन 15 अगस्त को हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी दूसरे विदेश की धरती में जाके, और वो भी उस धरती की सबसे ऊंची चोटी पे जाके हमारे भारत देश का झंडा फहराना, ये हमारे देश के लिए गर्व की बात तो है ही, उसके लिए मेरे लिए खुद के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्रेम करती हूँ। मुझे तिरंगा से इतना प्रेम है कि जैसे विक्रम बत्रा का ही था कि आऊंगा जरूर, भले तिरंगा लहरा के आऊं या तिरंगे में लिपट के आऊं, तो कहीं ना कहीं वो एक खुद को भी शौक है कि हमारे कहीं ना कहीं देश का प्रतिनिधित्व करना विदेशों में जी। वो चीज ज्यादा हमको मोटिवेट करती है। तो ये जैसे आप 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं, तो आपको एक कैसे समय होता है कि मैं 15 अगस्त को वहां पहुंच जाऊंगी? एक्चुअली ये हम पहले से निश्चित जी, पहले से ही पूरी, क्योंकि आपको तो पता है ना कि अगर 4 दिन का ट्रैक है, 5 दिन का, तो आप 5वें दिन पहुंचेंगे जी। या आप चौथे दिन पहुंचेंगे अगर 4 दिन का है, तो आप उतना मार्जिन पहले से लेके चलना पड़ेगा कि भाई हमें 8-9 को यहाँ से निकलना है, फिर हम 2-3 दिन बाद वहाँ पहुंच रहे हैं, उसके बाद हम ट्रैकिंग कर रहे हैं जी। हम 15 तारीख को एग्जैक्ट, हम 15 तारीख को दिन में हम जितने बजे भी पहुंचे, लेकिन 15 तारीख को हम झंडा फहरा रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि अरे यार आज तो 15 तारीख है, आज मेरे को बहुत जल्दी पहुंचना है, 16 तारीख न लग जाए? एक्चुअली मैंने अभी फर्स्ट बार देखा जो 2024 में 15 अगस्त को जब मैं झंडा फहराने गई जी। तब मुझे लगा कि 15 अगस्त हमारे लिए बहुत मतलब बड़ी चीज है अंदर से, दिल से जी। उस दिन का एक्साइटमेंट ही अलग होता है। मतलब हम बचपन से स्कूल भी हम जाते थे, फर्स्ट क्लास से ही देख लें कि हमको 15 अगस्त के दिन सुबह सुबह उठना है, नहाना धोना है, अच्छे कपड़े पहन के स्कूल जाना है, झंडा वंदन होगा, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे अंदर आज भी है। 15 अगस्त 26 जनवरी, मतलब उस दिन अलग ही एक्साइटमेंट होती है। और उस दिन मुझे आज भी याद है 15 अगस्त 2024 को जब मैंने झंडा फहराया, उस दिन जो एक्साइटमेंट होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है कि आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हमको यहाँ झंडा फहराना है, तो उसका एक्साइटमेंट अलग होता है। और आप इतनी स्पीड में चलते हो, इतना जोश आ जाता है कि उसका कोई जवाब नहीं है बाकी दिनों से। इसीलिए मैं उस दिन को चुनती हूँ जी, 15 अगस्त 26 जनवरी। तो ऐसा कुछ होता है कि जैसे घर परिवार के लोग हैं तो वो देखते हो, ऐसा कुछ व्यवस्था होती है वहाँ पर? एक्चुअली जब हमने जैसे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ तो नेटवर्क कुछ होता नहीं है पहाड़ों पे कि आपको नेट मिले वहाँ पे कुछ जी। तो जब हम नीचे आने के बाद हम वहाँ कुछ, वो लोग थोड़ी देर के लिए व्यवस्था करते हैं, जो वहाँ के लोकल गाइड होते हैं वो व्यवस्था करते हैं कि हम अपने घरों तक वीडियो या फोटो पहुँचा सके उसी दिन। क्योंकि चूंकि मुझे आज भी याद है कि हमने मॉर्निंग पे तो झंडा फहरा दिया, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत किया था, लेकिन वो न्यूज आते आते शाम हो गई थी जबलपुर में जी। फिर वो न्यूज जबलपुर में शाम को चली कि हमने आज मॉर्निंग में ऑस्ट्रेलिया में झंडा फहराया, लेकिन उस दिन हो गई थी, इस चीज की मुझे खुशी थी। तो मोबाइल वगैरह ले जाने मिलता होगा? हाँ, मोबाइल कैमरा तो आप ले जाएंगे, वरना आप क्या प्रूफ देंगे कि आपने झंडा फहराया? बिना नेटवर्क के मोबाइल कोई काम का नहीं, बिना फोटो खींच तो मोबाइल का ये भी काम है कि नेटवर्क ना हो तब भी काम आता है, बहुत बड़े काम आता है। यदि मान लो ये मोबाइल ना ले जाए बिना नेटवर्क तो बता ना पाएंगे कि हम सही में झंडा फहरा के। अच्छा, जब आप उसको झंडा को वहाँ पे फहराते होंगे, गड़ाते होंगे, ऐसा गड़ाते होंगे, तो उस समय आपको कैसा लगता है?
उस समय की फीलिंग हम बता तो रहे हैं कि 15 अगस्त की, या हाथ में तिरंगा ही होना बहुत बड़ी फीलिंग है अपने आप में, कि आपके हाथ में हमारे देश का तिरंगा है। वो तो मुझे लग रहा है कि वो भावनाएं मैं शब्दों में कुछ तो याद रहता है आपको उस समय की? उस समय बस देश दिखता है, तिरंगा दिखता है और हमने चोटी पे फतेह कर लिया, ये दिखता है बस। मतलब कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि भाई ये कर लिया, पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे, हमारा देश कितना गौरवान्वित महसूस करेगा, देश करेगा, पेरेंट्स। अच्छा, जैसे जानकारी में कि आपने एलएलबी भी किया है जी, तो एलएलबी जो आपने किया, फिर एलएलबी तो बहुत अलग हो गया। जी जी। एलएलबी एक्चुअली ऐसा कि एलएलबी वकील नहीं बन पाए तो पुलिस बन गए, ऐसा है क्या? नहीं, एलएलबी मैंने पुलिस विभाग में भर्ती होने के बाद किया। अच्छा। एलएलबी मैंने इसीलिए किया है कि कहीं ना कहीं हमको ट्रेनिंग में तो धाराएं और इन सब चीजों का ज्ञान दिया ही जाता है जी। लेकिन आप नॉर्मल व्यक्तित्व में और पुलिस डिपार्टमेंट में ही इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आप किसी की गिरफ्तारी कर रहे हैं, किसी भी चीज में आप सामने वाले को अगर कुछ नॉलेज दे रहे हैं या सामने वाला आपको नॉलेज दे रहा है जी, तो उस चीज का जवाब दे सके और वो जानकारी आपके पास भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने एलएलबी तो खुद के नॉलेज के लिए की। ये अच्छी बात है कि पुलिस वालों को कम से कम एलएलबी ज्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, उससे क्या होता है ज्ञान एक्स्ट्रा हो जाता है कि कहीं फंस नहीं सकते। जैसा आपने इतनी चोटियां चढ़ी, अब आगे आपका क्या प्लान है कि कहाँ की चोटी चढ़ना है? मेरा आगे का तो मेरा ड्रीम है, सपना है कि मैं हमारे विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उन 7 महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं मैं उनको फतेह करूं। तो आगे मेरा भाई प्लान है, बट अभी मेरा कुछ, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अभी कुछ पहाड़ों में जो सबमिट करने गई थी उस दौरान मुझे कुछ इंजरीज आ गई है जी। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मेरे दोनों इन्होंने बताया था कि मेरे नाखून जो दोनों हैं, एक तो निकल गया, एक निकलने वाला है। हाँ, तो मतलब कुल मिला के दोनों ही नाखून मेरे निकल चुके हैं जी। और थोड़ा बहुत और मेरी इंजरीज हैं, तो उनको पहले मैं स्वस्थ करूंगी, जो कि माउंटेन का रूल्स है कि पहले आप फिजिकली फिट रहें उसके बाद ही माउंटेन चढ़ें। तो जब मैं पूरा फिजिकली फिट हो जाऊंगी तो उसके बाद मेरा अगला यूरोप और अफ्रीका का मेरा नेक्स्ट टारगेट है, वो मैं करूंगी। बहुत बढ़िया। आपको भी हमारी पूरी टीम, गेस्ट टॉक शो की पूरी टीम और हम पर्सनली हमारे पूरे परिवार की आपको बधाइयाँ देते हैं और आगे आप ऐसे ही चोटी पे चोटी चढ़ते रहें, ये हम लोग सब भगवान से भी कामना करते हैं। और आपके चढ़ने से क्या होता है कि आप ये ना सोचें कि सिर्फ आप ही फतेह कर रहे हैं, ये पूरा संस्कार धानी, पूरा प्रदेश का नाम होता है कि संस्कार धानी की एक बेटी। अच्छा, आपके मन में ऐसा कभी नहीं आया कि मैं भी चूड़ी पहन के कहीं जाऊं और रोटी सेकूं, ऐसा? नहीं, एक्चुअली हम महिलाएं हैं तो हम इस चीज से तो हम कितना भी ऊपर उठ जाएं, लेकिन हमको रहना जमीन में ही है। आप अभी भी आप रोटी बनाती हैं घर पे जाके? जरूरत पड़ने पे रोटियां भी बनाते हैं, जरूरत पड़ने पे घर का काम भी करते हैं और फिर जब जरूरत आती है तो पहाड़ भी चढ़ते हैं, तो दोनों काम है हमारे। तो आप हमारे YouTube के माध्यम से जो आजकल की हमारी बहनें हैं उनको क्या संदेश? प्रदेश की, हमारे जिले की, हमारे देश की सभी महिलाओं को, सभी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपने कोई सपना देखा है या आप उसे पूरा करने में हिचकिचा रहे हैं या कोई कठिनाइयां आ रही, तो सपने होते ही हैं जिनमें कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो हमारे सपने होते हैं उनको कठिनाइयों को पार करने के बाद ही वो सपने हमारे पूरे होते हैं। तो बस निकलिए घर से और अपने सपनों को उड़ान दीजिए, बट उड़ान ऐसी दीजिए कि जमीन में रह के ही हमें आसमान तक पहुंचे। ऐसा कोई क्लास या कोचिंग्स वगैरह होती होंगी इसकी, जहां पर लोग जाके संपर्क कर सकें? पर्वतारोहण के एक्चुअली हमारे पूरे देश में 5 मुख्य संस्थान हैं जी, जो गवर्नमेंट के ही संस्थान हैं। मनाली में, उत्तरकाशी में, दार्जिलिंग में, जम्मू कश्मीर में, ऐसे 5 संस्थान हैं जो पर्वतारोहण की ट्रेनिंग देते हैं जी। पर्वतारोहण में कोर्सेस होते हैं, बीएमसी होता है, एएमसी होता है, एएमओआई होता है, सर्च एंड रेस्क्यू होता है। तो पर्वतारोहण की ज्यादा जानकारी के लिए, इसको बारीकी से समझने के लिए और अगर जो भी माउंटेनिंग करना चाहते हैं आगे, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले आप इसकी पढ़ाई कीजिए, इसके बारे में जानिए, इसकी टेक्निकल चीजों को समझिए, उसके बाद आप पर्वतारोहण कर सकते हैं जी। यदि जैसे चूंकि आप संस्कार दानी में रहती हैं और यहीं पे जॉब भी करती हैं, यदि किसी को आपसे जो देख रहे हैं कोई ना कोई, किसी न किसी की इच्छा जागृत होती है, यदि वो आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे मिल सकते हैं?
वो मेरे से बिल्कुल मिल सकते हैं। मेरा जैसे फेसबुक में, इंस्टा में, वो मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और चूंकि मैं संस्कारधानी में पोस्टेड हूँ तो मुझसे मिल भी सकते हैं जी। तो इन्होंने बताया इंस्टाग्राम वगैरह सभी में इनका पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और यदि कोई समस्या आती है तो उसमें सारी डिटेल रहती है, आप उसमें कमेंट्स भी कर दें कि दीदी हमको ऐसा ऐसा, या जो भी आपका है संदेश भेज सकते हैं और उसके थ्रू आपको संपर्क हो जाएगा। मुझे अभी भी बहुत मैसेज वगैरह आते हैं, लड़कियों के, लड़कों के भी आते हैं ग्रुप के, दीदी हमें इस फील्ड में अगर कुछ करना है तो हम कैसे करें, पढ़ाई के लिए पूछते हैं। और तो सबसे ज्यादा मुझे जो मैसेज आते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आते हैं कि हम पुलिस में कैसे भर्ती हो सकते हैं। तो आप मुझे फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम पेज में मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका जवाब भले थोड़ा लेट मिले, चूंकि मैं अब ड्यूटी पर रहती हैं तो पर मिलेगा जरूर। पुलिस की ये एक ऐसी नौकरी है जो कि टाइम यदि 10 घंटे का है तो 11 घंटा हो जाता है, और 8 घंटा का है तो 12 घंटा हो जाता है। ये पुलिस की नौकरी है। हम लोग तो पुलिस वालों को बोलते हैं अरे यार पुलिस ही में तो यार, जबकि उसकी एक दिनचर्या देखिए आप, उनका एक शेड्यूल देखिए आप। घर से निकलने के बाद यदि वो 2 घंटे पहले निकले तो नौकरी की जो ड्यूटी है उसके 4 घंटे बाद ही घर वापस आते हैं। इतना खतरनाक, इतना कठिन शेड्यूल होता है। और उसके बाद हमारी वर्षा जी तो वो शेड्यूल को भी पार कर चुकी है। धन्यवाद देते हैं हम आपके पिताजी को, जब उन्होंने सीता जी की तरह खुद बोले कि भाई ये जाओ, आप ये रेखा लांग कर चले जाओ। और शायद मेरे ख्याल से यदि वो उसने मना कर दिए होते, जी आज यहाँ नहीं होते, आज यहाँ नहीं होते, आज यहाँ मतलब पॉडकास्ट में भी नहीं होते जी। मतलब क्योंकि आपकी उपलब्धि, ये पॉडकास्ट तभी बनाए जाते हैं जब आप कोई ना कोई उपलब्धि कर चुके होते हैं। तो वर्षा जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इनका भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है। वैसे भी हमने बहुत समय ले लिया, और नेक्स्ट टाइम हम इनसे और समय लेके, यदि मान लो ये नेक्स्ट पहाड़ी चढ़कर आते हैं या नहीं आते, तो अभी बहुत से सवाल बाकी हैं पूछने के लिए। समय की कमी के कारण हम बहुत सवाल नहीं पूछ पाए, वही बाकी हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इनको बुलाते हैं। अभी के लिए अपन पूरा परिवार और गेस्ट टॉक शो का जो टीम है उनकी तरफ से इनको धन्यवाद भी देते हैं आने के लिए, और भविष्य इनका अच्छा हो और मंगल कामना करते हैं। तो सादर धन्यवाद वर्षा जी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं हम।